और हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो टुडे वी विल स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर ऑफ सीए इंटरमीडिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, विच इज चैप्टर नंबर 2, मटेरियल कॉस्टिंग। तो यहाँ से आपके प्रैक्टिकल चैप्टर शुरू होते हैं। द फर्स्ट चैप्टर जो हमने किया था, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो चैप्टर क्या था? दैट चैप्टर इज फुली थियोरेटिकल चैप्टर, बट वो बिल्कुल बेस था, वो आपका फाउंडेशन था। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो देर इज नथिंग। और मैंने फर्स्ट डे ही आपको बोला था कि हम थ्योरी पे भी फोकस करेंगे, बिकॉज कई बार थ्योरी भी बचा लेती है। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा एग्जामिनेशन में, तो थ्योरी आपके लिए एज अ सेफगार्ड काम करेगी, एंड थ्योरी विल ऑल्सो डेवलप योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो हम थ्योरी देखेंगे आज मटेरियल कॉस्टिंग की, एंड कुछ एक्सटेंट तक हम क्वेश्चंस भी ट्राई करने की कोशिश करेंगे ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर। So let us start with this chapter with happy faces, and please आप attention देना जो भी मैं इस चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। ओके, सो चैप्टर नंबर 2 इज मटेरियल कॉस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यही क्वेश्चन आता है कि ये चैप्टर मटेरियल कॉस्ट, तो ये मटेरियल कॉस्ट होता क्या है और हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है एट द सीए इंटरमीडिएट कॉस्टिंग लेवल। वाई डू वी स्टडी दिस चैप्टर? सबसे पहले वाई डेवलप करना इज वेरी 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 एसेंशियल। सो मटेरियल, मटेरियल क्या होता है? मटेरियल मतलब कोई भी कॉमोडिटी, कोई भी एक फिजिकल सा ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट ना, कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली मटेरियल कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो गया, फिजिकल ऑब्जेक्ट जो एक ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर रही है। ये मटेरियल हमने देखा था चैप्टर नंबर 1 में कि ये मटेरियल आइदर डायरेक्ट हो सकता है या फिर वो मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है। ओके, व्हाट इज डायरेक्ट मटेरियल? डायरेक्ट मटेरियल आर द मटेरियल जो इकोनॉमिकल आइडेंटिफाइबल, याद करो वो शर्ट को। एंड इनडायरेक्ट मटेरियल याद करो वो स्टोर को जहां पर हमने अपनी मशीनरी को रखा था। सो मटेरियल एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट है अगर मेरे को प्रोडक्ट बनाना है। अब अगर आप क्लॉथ मेकिंग बिजनेस में हो, अगर आप शर्ट मेकिंग में बिजनेस में हो, तो आपके लिए जो वो क्लॉथ है, वो कपड़ा, वो आपके लिए मटेरियल है, एंड दैट मटेरियल इज वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द दैट शर्ट। विदाउट क्लॉथ आपकी शर्ट नहीं बन सकती, तो इसलिए मटेरियल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोल हमारा मटेरियल कॉस्ट के ऊपर बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि क्यों इसकी इंपॉर्टेंस बताते हैं मटेरियल कॉस्टिंग की जो हमें। अगर मैं इंपॉर्टेंस की अगर बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स डिपेंडेंस अपॉन द क्वालिटी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। यस, बेसिकली जितना आपने ये सुना होगा, जितना ज्यादा हमारा रॉ मटेरियल अच्छा, उतनी ज्यादा आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट की उतनी अच्छी होगी। जैसे आपने देखा होगा जो बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स होते हैं कपड़े के, वो बहुत ही बढ़िया फाइन क्वालिटी क्लोथ्स यूज करते हैं इन मेकिंग ऑफ देम। तो ये डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट भी इस पे डिपेंड करता है। एग्जैक्ट क्वांटिटी आपकी रॉ मटेरियल की होनी चाहिए, ताकि दैट ऑल्सो इम्पैक्ट योर क्वालिटी ऑफ एंड प्रोडक्ट। क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल को आपको इक्वल कंसिडरेशन देनी पड़ेगी। आपको क्वालिटी को भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, प्लस आपको कॉस्ट को भी कंसिडर करना पड़ेगा रॉ मटेरियल का। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। व्हाट इज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट? अब सुनो, जितना आपका रॉ मटेरियल प्राइस ज्यादा, उतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा, ये तो सारे मानते ही हैं। तो कंपनी को एक मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट रखनी पड़ेगी अपने किस चीज की? रॉ मटेरियल की। अगर मिनिमम कॉस्ट रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम होगी तो कंपनी की कॉस्ट कम होगी, कंपनी की कॉस्ट कम होगी तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो कंपनी के लिए फायदा होगा। कॉन्टिन्यूटी इन प्रोडक्शन, अगर मेरे पास एडिक्वेट रॉ मटेरियल अवेलेबल ही नहीं होगा, अगर मेरे पास प्रोडक्शन प्रोसेस मेरा चल रहा है और मेरे पास मटेरियल ही नहीं है, तो भाई नुकसान ही नुकसान है। तो कोई इंटरप्रिटेशन, कोई इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए ना, तो इसलिए मेरे पास एडिक्वेट क्वांटिटी का होना बहुत जरूरी है रॉ मटेरियल का। लेकिन आपने ये सुना होगा, जितना ज्यादा हमारे पास रॉ मटेरियल होगा, उतना ज्यादा हमें उस रॉ मटेरियल को रखना भी तो पड़ेगा। जैसे अगर मैं शर्ट्स बना रहा हूँ एंड मेरे को क्लोथ्स चाहिए, तो मेरे को शर्ट ज्यादा बनानी है, तो मेरे को क्लोथ्स को रखने के लिए उतनी जगह भी तो चाहिए होंगी, एंड कॉस्ट उसकी भी है साथ ही साथ। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ ज्यादा ओवर स्टॉकिंग ना करूं मटेरियल की, मैं ज्यादा मटेरियल होल्ड ना करूं, क्योंकि मटेरियल को होल्ड करना, मटेरियल को रखना और उसकी स्टॉक करना, अगर मैं ओवर स्टॉक कर लूंगा किसी भी मटेरियल को तो मेरी कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है, और इसी को यहाँ पर आपके पास एक नई टर्म आती है जो है हमारी कैरिंग कॉस्ट। ये टर्म इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट इज द होल्डिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या है? होल्डिंग कॉस्ट। मतलब
उस चीज को रखने की जो जगह है, उस चीज को होल्ड करने की, मतलब उस चीज को रखने का जो आपकी कॉस्ट है, मतलब होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। जो हमने अभी देखा कि जो होल्डिंग कॉस्ट है वो ही आपकी कैरिंग कॉस्ट है। तो आपकी अगर ओवर स्टॉकिंग रहेगी मटेरियल की तो उतनी ज्यादा आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी। वेस्टेजेस एंड लॉसेस भी होंगे, जैसे अगर आपने ज्यादा सामान रख दिया तो चूहे कुतर गए या कुछ भी हो गया, तो इधर वेस्टेजेस एंड लॉसेस भी बहुत होते हैं, पॉसिबल होंगे इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो आपको उनको भी अवॉइड करना पड़ेगा। इसलिए आपको मटेरियल कॉस्टिंग बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी कंपनी को। रेगुलर इंफॉर्मेशन अबाउट रिसोर्सेज, यस, अगर आपको टाइम टू टाइम जैसे काउंटिंग करते हैं हम रॉ मटेरियल की, हाँ, कि ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ ये सामान खत्म हो गया, हमें ये नया सामान मंगवाना है, ताकि हमें आइडिया मिल जाए कि कॉन्टिन्यूअस अवेलेबिलिटी हो। ये पॉइंट हम कॉन्टिन्यूटी इन प्रोडक्शन से बिल्कुल डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं कि अगर मेरे पास रेगुलर इंफॉर्मेशन होगी अबाउट द रिसोर्सेज, सो आई विल हैव अ कॉन्टिन्यूटी इन द प्रोडक्शन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा वो है व्हाट इज मटेरियल कॉस्ट एंड इट्स इंपॉर्टेंस। सो मटेरियल क्या होता है? मटेरियल मतलब कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर रही है, वो डायरेक्ट भी हो सकता है, वो इनडायरेक्ट भी हो सकता है, और मटेरियल बहुत ही सिग्निफिकेंट है, इसलिए इसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग करना बहुत एसेंशियल है। फिर हमने इसकी इंपॉर्टेंस देखी। इंपॉर्टेंस में द फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज दैट इट क्वालिटी, यस, क्वालिटी डिपेंड करती है, इट डिपेंडेंस अपॉन द क्वालिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। क्वालिटी एंड कॉस्ट आपको दोनों को बिल्कुल कंसिडरेशन करना पड़ेगा। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, अगर आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ेगी तो आपकी प्राइसेस भी बढ़ेंगे एंड आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। सो बेसिकली मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट आपको कंपनी को रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमने देखा कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मटेरियल। यस, अगर आप होल्ड करते हो मटेरियल को, होल्डिंग का मैंने कहा था कैरिंग कॉस्ट, तो जितना अगर आपने ओवर स्टॉकिंग रखा अपने मटेरियल का तो उस वजह से कॉस्ट भी बढ़ेगी। वेस्टेजेस एंड लॉसेस भी होंगे मैन्युफैक्चर प्रोसेस में, इसलिए आपको वो चीज भी अवॉइड करनी है। एंड रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलेगी तो देयर विल बी अ कंटिन्यूटी इन प्रोडक्शन, कोई भी इंटरप्शन नहीं होगी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ओके, सो अब हम देखते हैं, अब हमने मटेरियल देख लिया, हमें मटेरियल समझ आ गया, मतलब कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर रही है वो चीज मटेरियल हो गया। अब मटेरियल कंट्रोल क्या होता है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, चलिए देखते हैं। मटेरियल कंट्रोल से आप क्या समझते हैं? बेसिकली इन्वेंट्री कंट्रोल भी हम इसे कह सकते हैं। मटेरियल कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल एक ही बात है। मटेरियल कंट्रोल चाहे मैं बोलूं चाहे मैं इन्वेंट्री कंट्रोल बोलूं, इसका मतलब है दो चीजें से इसका मतलब है। नंबर वन इज दैट कि मेरे पास सफिशिएंट गुड्स होने चाहिए स्टॉक के अंदर, मतलब मेरे को ओवर स्टॉकिंग नहीं करनी, मतलब मेरे को कैरिंग कॉस्ट बढ़ानी नहीं है, मेरे पास सफिशिएंट गुड्स होने चाहिए ताकि मेरे पास, ना कि मेरे पास अननेसेसरी लार्ज स्टॉक होना चाहिए, ओवर स्टॉकिंग नहीं होनी चाहिए, मेरे पास एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ही होने चाहिए। दिस इज मटेरियल कंट्रोल। तो मटेरियल कंट्रोल बात करता है सिंपली अबाउट द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मटेरियल, जो हमने ऊपर पढ़ा था कि मतलब कोई भी ओवर स्टॉकिंग नहीं होनी चाहिए मटेरियल की ताकि कोई हायर कॉस्ट ना हो, कैरिंग कॉस्ट अदरवाइज बढ़ जाएगी। ओके, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? अब आप बताओ, अगर मेरे पास एक तो ये सिंपल सा पॉइंट हमारे सामने यहाँ पर आ जाता है, मिनिमाइज कर रहे हैं इंटरप्शन इन प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर मेरे पास एडिक्वेट क्वांटिटी हुई तो मेरी कोई इंटरप्शन नहीं होगी प्रोडक्शन प्रोसेस में। दैट सिंपली लिंक्ड टू जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था वो सेम ही यहाँ से हमारे पास पॉइंट निकल के आता है रिगार्डिंग कॉन्टिन्यूटी इन प्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारा इधर से एक पॉइंट और निकल के आता है रिडक्शन इन वेस्टेजेस। ये सेम पॉइंट, रिडक्शन इन वेस्टेजेस, हमारा अननेसेसरी लॉसेस और वेस्टेजेस नहीं होंगी। एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, यस, आपको बिल्कुल प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे ताकि आप मटेरियल को कंट्रोल इजीली कर पाओ, आप देख सको कि सफिशिएंट क्वांटिटी ही है ना, कोई ओवर स्टॉकिंग तो नहीं हो रही है ना। ऑप्टिमाइजेशन इन मटेरियल कॉस्ट, आपको देखना है कि मटेरियल लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट में मिले और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का मिले भाई, एडिक्वेट क्वालिटी एंड कॉस्ट कम से कम। तो ये वाला पॉइंट आपका यहाँ जो आपका फर्स्ट पॉइंट था उससे लिंक होता है, यू कैन इवन लिंक, तो लिंकेजेस हैं सारे पॉइंट्स में, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर इन टाइम, यस, अगर आपके पास रॉ मटेरियल होगा, जितना अच्छा रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल है तो आपके पास तो आपकी कंटिन्यूटी रहेगी प्रोडक्शन में, एंड जितनी जल्दी आपका प्रोडक्ट बनेगा उतनी जल्दी ऑर्डर्स कस्टमर के फुलफिल होंगे, सो देयर कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर विल टेक प्लेस इन टाइम। ओके, नाउ ये रिक्वायरमेंट क्या है मटेरियल कंट्रोल की? हमने देखा मटेरियल कंट्रोल होता क्या है, मतलब मटेरियल कंट्रोल हमने देखा कि मटेरियल कंट्रोल का मतलब है कि आपके पास सफिशिएंट गुड्स होने चाहिए आपकी इन्वेंट्री के अंदर, ना कि आपको ओवर स्टॉकिंग नहीं करनी है। ओके, अब
इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्यों हमारे पास सफिशिएंट होने चाहिए क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ओवर स्टॉकिंग क्यों नहीं होनी चाहिए। देखो, अगर मेरे पास ओवर स्टॉकिंग नहीं होगी, द फर्स्ट एडवांटेज इज दैट देयर इज अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कैसे? प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऐसे हो गया कि आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है, हर डिपार्टमेंट को पता है कि हमें इतना मटेरियल लगता है, इतना है, हमने प्रॉपर रिकॉर्ड्स बना रखे हैं, सो देयर इज अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग द डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व्ड। एंड साथ ही साथ हम परचेज प्रोसीजर्स को भी डिटरमाइन कर सकेंगे कि हमें कब परचेज करना है, कितना परचेज करना है, वी कैन इजिली आइडेंटिफाई इट। हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म, यस, आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करने होते हैं, ये हम देखेंगे अभी। प्रोडक्शन प्रोसेस हम देखेंगे किस तरीके से मटेरियल कौन मंगवाती है, कंपनी कैसे मंगवाती है, इस क्लास में आज हम यही सब कुछ देखेंगे। तो हम बिल्कुल एक स्टैंडर्ड फॉर्म हम यूज करना चाहिए हमें, जैसे रिसिट्स ऑफ गुड, प्लेसिंग ऑन ऑर्डर एंड इशूइंग अ मटेरियल। ये आप धीरे धीरे आगे क्वेश्चंस में समझ जाएंगे इस वाले पॉइंट को। प्रिपरेशन ऑफ बजट्स, यस, इवन हम बजट्स भी बनाते हैं। बजट्स मैंने बताया था, आपका लास्ट चैप्टर इज बजट। बजट मतलब क्यों बजट बनाते हैं? बजट इज फॉर फॉरकास्टिंग, कि हमने जितना हमारा एक्चुअली कोई वेरिएंस तो नहीं हो रहा, यहाँ से आप इतना समझ सकते हैं। एंड इंटरनल चेक का भी एक सिस्टम काम करता है। देखो, अगर मैंने सामान रख दिया, तो आप क्या करते हो, वेयर हाउस के बाहर आप एक इवन गार्ड भी लगाते हो, एक स्टोर कीपर होता है। स्टोर कीपर क्या देखता है कि हाँ भाई, जो सामान आया है वो अच्छे से रखा गया है, जो पुराना सामान है, एक्सपायरी डेट जिसकी आ रही है वो निकाल दिया गया हो, जिसका सामान है वो बिल्कुल ठीक जगह लगाया गया हो। तो बिल्कुल एक ऑपरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक भी होना चाहिए। इवन सीसीटीवी कैमरास भी लगाते हैं इन द गोडाउन्स। बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो वेयर हाउसेज में बहुत अच्छे अच्छे सिस्टम्स लगाती हैं, जिसे आप इंटरनल ऑडिट भी कहते हैं। स्टोरेज ऑफ ऑल मटेरियल्स एंड सप्लाईज इन वेल डिजाइंड लोकेशंस विद प्रॉपर सेफगार्ड्स, वही बात आ गई, आपको बिल्कुल अच्छी सी लोकेशन में उन्हें सारे स्टोरेज करनी है, वेयर हाउसेज अच्छे से करना है विद प्रॉपर सेफगार्ड्स। यस, आपको अच्छे से गार्ड लगाना है, आपको पूरे प्रॉपर सेफगार्ड, सीसीटीवी कैमरास एंड ऑल द थिंग्स यू हैव मेंटेन। ओके, नेक्स्ट इज ऑपरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री टुगेदर विद कॉन्टिन्यूअस स्टॉक टेकिंग। देखो, एक होता है परपेचुअल इन्वेंट्री और एक होता है कॉन्टिन्यूअस स्टॉक टेकिंग। आप स्टॉक निकालते जा रहे हो, आपको एक परपेचुअल इन्वेंट्री, आपने आई थिंक फाउंडेशन लेवल में सीखा होगा ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, लिफो, फिफो, वैक, आई होप सो आपने सीखे होंगे ये। तो आपको एक परपेचुअल इन्वेंट्री का सिस्टम भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ऑपरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ स्टोर्स कंट्रोल, यस, आपको एक स्टोर्स कंट्रोल का सिस्टम अच्छे से मेंटेन करना है, और एक प्रॉपर डिलीवरी होनी चाहिए मटेरियल की। मतलब जैसे सेल्स डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को अलग अलग मटेरियल की जरूरत है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, तो हर डिपार्टमेंट को बिल्कुल प्रॉपर डिलीवरी होनी चाहिए उस मटेरियल की। रेगुलर रिपोर्ट्स ऑफ मटेरियल, आपको बिल्कुल रेगुलर रिपोर्ट्स बनाने हैं कि कितने मटेरियल स्पॉइल्ड हुए हैं, कितने मटेरियल हमने भेजे हैं, कितने ऑब्सोलीट हो गए, कितने इश्यू हुए हैं फ्रॉम द स्टॉक। सो देयर मस्ट बी अ एडिक्वेट रिपोर्ट ऑफ द मटेरियल। सो दीज आर द 3 बेसिक क्वेश्चंस जो आपको थोड़ा नॉलेज देते हैं रिगार्डिंग दिस चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा मटेरियल कॉस्ट क्या होता है। मटेरियल कॉस्ट मतलब कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर रही है, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। देन हमने इसके मटेरियल की इंपॉर्टेंस देखी, मटेरियल कॉस्ट की। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस इज दैट इट क्वालिटी डिपेंड्स करती है। सेकंड वन इज प्राइस, क्वालिटी हो गया, प्राइस हो गया। थर्ड वन इज हमने देखा कॉन्टिन्यूटी इन प्रोडक्शन, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी मतलब कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, वेस्टेजेस, रेगुलर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देन हमने मटेरियल कंट्रोल देखा, मतलब कोई ओवर स्टॉकिंग नहीं होनी चाहिए, सफिशिएंट गुड्स हमारे स्टॉक के अंदर होने चाहिए। तो इससे मिनिमम बहुत कम इंटरप्रिटेशन होगी, बिकॉज देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस आपके पास अवेलेबिलिटी होगी ना मटेरियल की। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट, लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे कंपनी को होना चाहिए, जिससे उनका प्रॉफिट बढ़ेगा ना कंपनी का। रिडक्शन इन वेस्टेजेस, एडिक्वेट इंफॉर्मेशन एंड ऑर्डर कंप्लीट इन टाइम। ओके, रिक्वायरमेंट्स वेरी सिंपल रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले तो एक प्रॉपर सेफगार्ड्स रखने चाहिए, एक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम आपको मेंटेन करना है, रेगुलर रिपोर्ट्स होनी चाहिए, प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बजट्स होने चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए, इंटरनल चेक होना चाहिए। ऑल दिस थिंग्स हैव टू बी फॉर मटेरियल कंट्रोल. These are the requirements of the material control. Okay. Now let's move to another question, which are what are the elements of material control. अब यही चीज आपका एलिमेंट बोल लो या फिर प्रोसेस बोल लो, अब पूरे मटेरियल कंट्रोल होता कैसे है।
देखो मटेरियल कंट्रोल बिल्कुल एक सिस्टमेटिक कंट्रोल है, दिस इज अ फुल ऑफ सिस्टमेटिक कंट्रोल। ये सबसे पहले इसमें देखो, सबसे पहले तो आप मटेरियल मंगवाओगे, परचेज करोगे, खरीदोगे। सबसे पहले कोई भी कंपनी मटेरियल परचेज करेगी, देन परचेज करा, फिर उस मटेरियल को आपने रिसीव करेगी। सबसे पहले परचेज करेगी, देन रिसीव करेगी, देन उसके बाद जो भी उसने रिसीव किया फिर उसमें से देखेगी, इंस्पेक्शन करेगी, मतलब कोई चीज खराब तो नहीं है एंड ऑल दैट थिंग, कोई ऑब्सोलीट थिंग तो नहीं है, ऑब्सोलीट मटेरियल तो नहीं है। देन उसके बाद इंस्पेक्शन के बाद उस मटेरियल को स्टोर कर लेगी अपने वेयर हाउसेज में। देन इश्यू मटेरियल्स, अब ये इशूइंग मतलब जो कंपनी है, हमने बताया कि वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं एक कंपनी के अंदर। सो वो अलग 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 डिपार्टमेंट जिनको जिस जिस मटेरियल की नीड है उनको भेज देगी। एंड देन आप एक इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगी, चाहे वो सिस्टम ऑफ परपेचुअल रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगी, एंड उसका ऑडिट भी होता है, इवन स्टॉक ऑडिट होता है जो भी मटेरियल हमारे पास आएगा। तो दिस इज द एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। तो क्या क्या एलिमेंट्स है? सबसे पहले हम मटेरियल को परचेज करेंगे, देन रिसीव करेंगे, देन इंस्पेक्ट करेंगे, देन उसके बाद स्टोर, इशू, फिर उसके बाद हम इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, एंड देन लास्ट इज स्टॉक ऑडिट। नाउ अब जो हमने ये मटेरियल प्रोक्यूरमेंट ऑफ मटेरियल से रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, मतलब जब भी हम मटेरियल परचेज करते हैं उससे रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे होते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स हम देख रहे हैं रिगार्डिंग प्रोक्यूरमेंट ऑफ मटेरियल्स। ये डॉक्यूमेंट्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स। सो सबसे पहला मटेरियल इज बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है? बिल ऑफ मटेरियल के अंदर सारे मटेरियल आइटम्स, जो भी प्रोडक्ट के मटेरियल, आपके जितने भी आपने मटेरियल सामान खरीदा, तो वो सब कुछ हमारा बिल ऑफ मटेरियल के अंदर होता है। ये लिस्ट करता है सारी मटेरियल आइटम जो भी आपको बनाने के लिए, सपोज मेरे को कोई प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो 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 मेरे को सामान की जरूरत है, मैं सब कुछ बिल ऑफ मटेरियल के अंदर लिख दूंगा। अच्छा, ये बहुत इजी हो जाता है ना इससे परचेज डिपार्टमेंट के लिए। परचेज डिपार्टमेंट के लिए बहुत एक एडवांस इंटीमेशन का काम करता है। अगर परचेज डिपार्टमेंट को पता है कि हाँ ये सामान हमें लिख के दिया गया है इन द बिल ऑफ मटेरियल, देन वी कैन इजिली परचेज वो मटेरियल हम इजिली परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ इधर से एक इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम भी मेंटेन हो जाता है। जो स्टोर पर्सन है ना, वो ज्यादा मटेरियल इश्यू कर पाएगा ना कम मटेरियल इश्यू कर पाएगा, बिकॉज बिल ऑफ मटेरियल में तो लिखा होगा रिगार्डिंग द क्वांटिटी इवन। ओके, सो ये इसके एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले तो एक तो यही एडवांटेज हो गई, परचेज डिपार्टमेंट के लिए एक एडवांस इंटीमेशन का काम कर रहा है। ओके, ये इसकी मदद से हम परचेज रिक्विजिशन मेंटेन कर पाएगा ना फिर परचेज डिपार्टमेंट। यही जो ये वाला हमने पॉइंट पढ़ा था, बिल्कुल इसी से लिंक है। ये इजी हो जाएगा परचेज डिपार्टमेंट के लिए कि वो एडवांस इंटीमेशन हो जाएगा रिगार्डिंग द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। तो इसकी मदद से जो परचेज रिक्विजिशंस वो परचेज डिपार्टमेंट बना पाएगा। परचेज रिक्विजिशंस बनाना होता है परचेज डिपार्टमेंट को, जो हम आगे पढ़ेंगे, इसे पीआर कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। देन बीओएम जो है वो कॉस्ट अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इससे वो बजट मेंटेन कर सकते हैं, एस्टिमेशन कर सकते हैं रिगार्डिंग मटेरियल कॉस्ट फॉर द जॉब। एंड ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बहुत यूज करता है ताकि यूसेज को कंट्रोल कर सके मटेरियल की। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट है, दिस इज MRN, मटेरियल रिक्विजिशन नोट। अब ये मटेरियल रिक्विजिशन नोट क्या होता है? बेसिकली दिस इज ऑथराइजेशन ऑफ अ स्टोर कीपर। यस, दिस इज ऑथराइजेशन ऑफ स्टोर कीपर, मतलब ये स्टोर कीपर की जिम्मेदारी होती है कि स्टोर कीपर, मैंने बताया था कि वो मटेरियल इश्यू करता है टू द वेरियस डिपार्टमेंट्स, इश्यू करता है, तो उस समय MRN बनता है। ये बेसिकली यूजर को बताता है कि इतना रिसिट्स हुआ है मटेरियल का, और ये मटेरियल अकाउंटिंग के लिए बहुत ही ज्यादा असेंशियल है। MRN के अंदर क्लियरली जॉब लिखी होती है कि मटेरियल किस जॉब को चाहिए। MRN मतलब बताया होता है कि हाँ इस जॉब को ये मटेरियल चाहिए, इसको ये चाहिए, इस डिपार्टमेंट को इतना मटेरियल इशू हुआ है, तो मतलब डिपार्टमेंट विच गेट्स द मटेरियल इशू, ये सब कुछ इसके अंदर सिंपली लिखा होता है। स्टोर कीपर को इंश्योर करना चाहिए कि मटेरियल रिक्विजिशन को साइन करना चाहिए बाय द ऑथराइज्ड ऑफिशियल। यस, एक ऑथराइज्ड ऑफिशियल को मटेरियल रिक्विजिशन को साइन करना चाहिए, एंड इट शुड बी फाइल्ड विद प्रॉपर एंड लेजिबली विदाउट एनी मिस्टेक। मतलब इसमें बिल्कुल प्रॉपर अथॉरिटी को इसको साइन करना है और इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें मिस्टेक होगी तो आपकी मटेरियल अकाउंटिंग में ही मिस्टेक हो जाएगी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर डॉक्यूमेंट विच इज परचेज रिक्विजिशन। तो परचेज रिक्विजिशन क्या होता है? परचेज रिक्विजिशन एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को करता है।
Yes, this is a formal request which is made by production to the purchase department. अच्छा, ये क्यों करता है? बेसिकली परचेज रिक्विजिशन जो है, हमने ऊपर देखा था कि बीओएम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट बेस बनाता है फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ परचेज रिक्विजिशन. सो परचेज डिपार्टमेंट देन परचेज रिक्विजिशन भेज देता है टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज रिक्विजिशन भेजता है टू द परचेज डिपार्टमेंट कि ये मटेरियल आपको लेना है. तो पर्पस इज सिंपली कि ये चीजें ऑर्डर करनी है आपको इन द स्टेटेड क्वांटिटीज उसके अंदर लिखी होती हैं. नेक्स्ट इज आरपीएफ. आरपीएफ इज रिक्वेस्टिंग फॉर प्रपोजल. अब परचेज डिपार्टमेंट को थमा दिया गया परचेज रिक्विजिशन. हाँ, परचेज डिपार्टमेंट को पूरा परचेज रिक्विजिशन आपने थमा दिया कि ये सामान आप खरीद लेना. तो अब परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा? आरपीएफ करेगा, आरएफपी सॉरी, रिक्वेस्ट करेगा प्रपोजल्स. मतलब वो अलग अलग वेंडर्स के पास जाएगा, उनसे रिक्वेस्टिंग फॉर प्रपोजल्स करेगा. मतलब उनको अलग अलग प्रपोजल्स देगा कि हमें ये सामान की जरूरत है. परचेज डिपार्टमेंट इंक्वायरी करेगा बेसिकली मार्केट के अंदर. यस, वो इंक्वायरी करेगा मार्केट के अंदर कि ये मेरे को मटेरियल चाहिए एज पर पीआर, जो परचेज रिक्विजिशन में जो मटेरियल लिखा होगा उसके बारे में इंक्वायरी करेगा मार्केट में. मतलब रेट्स वगैरह जानने की कोशिश करेगा कि हाँ यहाँ सस्ता मिलता है, यहाँ ऐसा मिलता है. क्वांटिटी के बारे में जानने की कोशिश करेगा, क्वालिटी, सर्विस, इन सब के बारे में जानने की कोशिश करेगा. साथ ही साथ वो टेंडर के लिए भी अल्टरनेटिवली कंपनी इवन टेंडर नोटिफिकेशन भी करती है. आपने टेंडर के बारे में सुना होगा, कंपनी टेंडर दे देती है. देन जो भी उसने रिक्वेस्ट की थी प्रपोजल की, उसमें से कोई भी एक अच्छी सी कोटेशन सिलेक्ट कर लेगा जो भी उसे अच्छा लगा ना, कंपैरेटिव एनालिसिस करके, जो भी कंपैरेटिव असेसमेंट करके जो भी उसे ठीक लगा ना, हाँ ये ठीक ठाक वेंडर है, इससे सामान खरीद लेते हैं, तो उससे वो सिलेक्ट कर लेगा उसमें से एक कोटेशन एंड देन परचेज का ऑर्डर दे देगा उसे. हाँ, आप उसने सिलेक्ट कर लिया, देन उसे ऑर्डर दे देगा. पीओ बेसिकली एक रिटर्न रिक्वेस्ट होती है टू द सप्लायर को कि वो ये सप्लाई कर ले ये मटेरियल इतने रेट्स पे इतनी डेट को, इस डेट को हमें ये ऑर्डर दे देना. देन जीआरएन. अब जैसे ही उसने परचेज ऑर्डर हो गया, उसे मतलब परचेज ऑर्डर मिल गया बेसिकली, अब वो मटेरियल लेके आएगा, हमें ऑर्डर हमने दिया, अब हमें सामान मिलेगा. तो ये इस समय बनता है जीआरएन. जीआरएन इज गुड्स रिसीव्ड नॉट. अच्छा, ये कौन बनाता है? सिंपल सी बात है, जिस सेक्शन को ये मटेरियल मिलेगा, जिस सेक्शन को ये गुड्स मिलेगा, नाम इटसेल्फ सेज जिसको ये गुड मिलेंगे वो ये नोट बनाएगा. सो जीआरएन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिसीविंग सेक्शन, जिसको ये मटेरियल मिलेगा. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोर्स लेजर बनाने में इसका काम आता है. यस, और इसकी मल्टीपल कॉपीज होती हैं. जीआरएन की बहुत मल्टीपल कॉपीज में ये बनता है. ओके, जीआरएन की बेसिकली 4 कॉपीज होती हैं. जीआरएन की कितनी कॉपी होती है? 4 कॉपी होती हैं जीआरएन की. यस, देयर आर 4 कॉपीज ऑफ जीआरएन. हाँ जी, ये 4 कॉपीज होती हैं जीआरएन की. ये इसके लिए एक मेमोरी टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ, पिसा. वैसे तो मेमोरी टेक्निक की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट मैं बता देता हूँ. सबसे पहली कॉपी जाती है टू द परचेज डिपार्टमेंट. यस, द फर्स्ट कॉपी इज विद द परचेज डिपार्टमेंट. Second copy is with the inspection department. Third copy is with the stores department. And last one is your accounting department. You can even see goods along with the 4 copies होती हैं. पास जोन तो एक तो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के पास जा रही है. ये रहा इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, वो इंस्पेक्ट करेगा जो कि एप्रोप्रिएट कॉलम में सब कुछ चीजें हैं, सब वही सारी चीजें हैं ना जो परचेज ऑर्डर के अकॉर्डिंगली है, वो सब कुछ चीजें देखेगा. एंड अगर ठीक लगता है तो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक नहीं लगता तो रिजेक्ट कर देगा. Goods are passed on the stores with a 1 copy. Then वो stores के पास जाएंगे, एक कॉपी स्टोर के पास जाएगी, ये रहा स्टोर के पास जाएगी. दूसरी कॉपी अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास जाएगी, और परचेज डिपार्टमेंट एंड द परचेज डिपार्टमेंट के पास 4 कॉपी जाएगी. तो इस तरीके से इन चारों के पास 4 कॉपीज जीआरएन की जाती है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग मटेरियल प्रोक्यूरमेंट विच इज एमआरएन. अब ये वाला एमआरएन और ऊपर वाला एमआरएन बिल्कुल डिफरेंट है. ऊपर वाला एमआरएन इज मटेरियल रिक्विजिशन नोट एंड ये है मटेरियल रिटर्न नोट. मटेरियल रिक्विजिशन नोट स्टोर कीपर की ऑथराइजेशन होती है. मतलब स्टोर कीपर यूज करता है इश्यू करने के लिए मटेरियल टू द वेरियस डिपार्टमेंट. जबकि मटेरियल रिटर्न नोट, अगर आपको मटेरियल ठीक नहीं लगा तो आप मटेरियल को वापस करोगे. नाम इटसेल्फ सेज दिस इज फॉर रिकॉर्डिंग द रिटर्न ऑफ मटेरियल टू द सप्लायर. अब इसकी 5 कॉपीज होती हैं. यस, 5 कॉपीज प्रिपेयर्ड होती हैं. 2 तो जाती है, 2 कॉपीज जाती है सप्लायर के पास. अब सप्लायर के पास 2 कॉपीज क्यों जा रही हैं? देखो, इसमें से एक जो है वो सप्लायर वापस कर देता है, जैसे उसने साइन कर दिया ना, वो वापस कर देगा एक कॉपी. एक स्टोर के लिए होती है,
एक स्टोर के लिए क्यू है, स्टोर के लिए है, स्टोर कीपर के लिए बेसिकली, और एक अपना वही स्टोर लेजर के लिए मतलब अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए है, और एक जो है वो मटेरियल आउटवर्ड रिटर्न बुक, आपने मटेरियल आउटवर्ड रिटर्न बुक जरूर बनाई होगी, लेजर इसका जरूर बनाया होगा। सो इसके लिए भी एक कॉपी होती है एम मटेरियल रिटर्न नोट की। देन चेकिंग एंड पासिंग बिल्स फॉर पेमेंट, इनवॉइस जो भी आपने सप्लायर से मिले हैं उसे आप सेंड करते हो टू द अकाउंटिंग सेक्शन। ये जो भी आपको इनवॉइस मिलते हैं ना सप्लायर से, वो आप सब कुछ स्टोर्स के अकाउंटिंग सेक्शन को दे देते हो। और क्वांटिटी और प्राइस को हम चेक करेंगे, क्वांटिटी और प्राइस को किसके अकॉर्डिंगली जो आपका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है वो चेक करेगा विद रेफरेंस टू जीआरएन, जो भी गुड्स रिसीव नॉट आपको मिला था टू द रिसीविंग सेक्शन, और जो आपका परचेज ऑर्डर था वो एक एक चीज देखेगा। पीओ में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, जीआरएन में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, एंड मैच करेगा टिक 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 टिक, एंड ही विल पास द एंट्रीज। सो दिस इज द वेरी these are the documents regarding the procurement of material। तो एक बार सारी कॉपीज को हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले तो मेरे को बताओ रिगार्डिंग द एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल, मतलब स्टेप्स बता दो। चलो सबसे पहले तो परचेज करेंगे, फिर परचेज के बाद रिसीव करेंगे मटेरियल को, आया मटेरियल देन इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट के बाद हम स्टोर करेंगे, स्टोर के बाद वो इश्यू करेगा टू द वेरियस डिपार्टमेंट्स, भेजेगा अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जिन जिनको इसकी जरूरत है। फिर इसके बाद इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे एंड लास्ट में स्टॉक ऑडिट होगा। ओके डॉक्यूमेंट्स बताओ मेरे को फॉर रिगार्डिंग प्रोक्यूरमेंट ऑफ मटेरियल। सबसे पहले है बीओएम, बीओएम इज बिल ऑफ मटेरियल। बिल्स ऑफ मटेरियल के अंदर जो भी आपकी मटेरियल आइटम है वो सब कुछ लिखी जाएंगी। इजी रहता है परचेज डिपार्टमेंट के लिए, एक एडवांस इंटीमेशन का काम कर लेता है और बेसिकली पीआर बनाने में भी हेल्प करता है ये, और साथ ही साथ कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट भी इसका इस्तेमाल करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी इस्तेमाल करता है इसका। नेक्स्ट इज एमआरएन, मटेरियल रिक्विजिशन नोट। मटेरियल रिक्विजिशन नोट इज ऑथराइजेशन ऑफ स्टोर कीपर। बेसिकली ये स्टोर कीपर यूज करता है। स्टोर कीपर क्यों यूज करता है? रिक्विजिशन करने के लिए, मतलब सेंड करने के लिए, इश्यू करने के लिए मटेरियल टू द वेरियस डिपार्टमेंट्स। ओके और इसको साइन बिल्कुल प्रॉपर ऑफिशियल को करना है, ऑथराइज्ड ऑफिशियल को, ठीक है। इसके बाद पीआर, पीआर इज परचेज रिक्विजिशन। परचेज रिक्विजिशन जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू द परचेज डिपार्टमेंट को दे देता है कि हमें इन सामान की जरूरत है, आप बस इनको देख लेना। फिर अब परचेज डिपार्टमेंट आरएफपी करेगा, रिक्वेस्ट करेगा फॉर द प्रपोजल्स टू द वेरियस वेंडर्स, फिर उनमें से जो भी बढ़िया है सिलेक्ट कर लेगा, फिर परचेज उसको ऑर्डर दे देगा, परचेज ऑर्डर दे देगा, फिर उसको सामान मिलेगा टू द गुड्स रिसीविंग सेक्शन, वो जीआरएन बनाएगा। जीआरएन जो है उसकी 4 कॉपीज होंगी। 4 कॉपीज किसको भेजी जाएंगी? पीसा को भेजी जाएंगी। पी इज फॉर परचेज, आई इज फॉर इंस्पेक्शन, एस इज फॉर स्टोर्स एंड ए इज फॉर अकाउंट्स के एक कॉपी काम आएगी। फिर इसके बाद मटेरियल रिटर्न नोट। मटेरियल रिटर्न नोट जो भी मटेरियल आपका रिटर्न हुआ है उसके रिकॉर्डिंग के लिए काम आएगा। इसकी 5 कॉपीज होंगी। कौन किस किस को है? पहली 2 कॉपीज तो होंगी, ये 2 कॉपी सप्लायर के पास होंगी, एक कॉपी वो वापस कर देगा, जैसे उसने साइन कर देगा ना वो वापस कर देगा सप्लायर एक कॉपी स्टोर्स के लिए काम आएगी, एक कॉपी आपकी लेजर बनाने के लिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट ही कह लो उसके लिए काम आएगी, और एक हम कॉपी रखते हैं इन द मटेरियल आउटवर्ड रिटर्न बुक के अंदर। ओके देन इसके बाद आप चेक करोगे और जो भी आपका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होगा, अकाउंटिंग सेक्शन, वो जीआरएन पीओ दोनों को मैच करके और अपनी अकाउंटिंग सेक्शन कंप्लीट कर देगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ चलते हैं जो आपके हैं रूल्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिप्ट्स। हाँ यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा। बिल्कुल यहाँ से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन एस्पेक्ट शुरू होगा कि क्या रूल्स हैं फॉर वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिप्ट्स, व्हाट आर द रूल्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिप्ट्स। सो हमें इस चैप्टर में आपको निकालना क्या, इस चैप्टर का नाम ही है मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट मतलब मेरे को मटेरियल की कॉस्ट निकालनी है। मतलब अब ये कॉस्ट निकालेंगे कैसे, क्या रूल्स हैं फॉर वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। अगर मेरे को मटेरियल की वैल्यूएशन करनी है, मेरे को मटेरियल की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए मेरे को क्या 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 रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, हम इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले तो आपको इतना तो पता ही होगा कि आपने जो मटेरियल खरीदा, आप उसकी कॉस्ट को तो ऐड करोगे ही करोगे। जैसे आपको शर्ट बनानी है तो उसके लिए उस जो कपड़ा है उसकी कॉस्ट तो ऐड करोगे ही ना। फिर उसमें से आप नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट्स, जो भी आपका कॉस्ट ऑफ परचेज होगा, ट्रेड डिस्काउंट्स आपने सुना होगा, अगर आप बहुत बल्क में शॉपिंग करते हैं तो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, शॉपकीपर देता है आपको ट्रेड डिस्काउंट। रिबेट्स, रिबेट्स, ड्यूटी, ड्रॉबैक्स, कैनवेट क्रेडिट एक्सेट्रा, और बाकी कॉस्ट जो भी आपकी दूसरी खर्चे हुए हैं उस इन्वेंट्री को लेके आने में टू द करंट लोकेशन एंड कंडीशन, उस चीज को भी आप कंसीडर करोगे। सो
सबसे पहले तो आपको निकालनी है फॉर वैल्यूएशन के लिए, सबसे पहले आपको एग्रीगेट मटेरियल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताऊंगा, इस टेबल को ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये टेबल आपको हर चीज एक्सप्लेन करेगी कि आपको क्या चीज ऐड करनी है, क्या चीज लेस करनी है आपको अपनी मटेरियल कॉस्ट निकालने के लिए। सो अगर आपका ट्रेड डिस्काउंट है, अगर आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला, जैसे मैंने ऊपर ही बताया, आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल इंक्लूड्स cost of purchase net of trade discounts, net net net, आपने अकाउंट्स पढ़ा होगा, नेट नेट मींस लेस 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 लेस। सो हम ट्रेड डिस्काउंट को तो लेस करेंगे, हमें जो ट्रेड डिस्काउंट मिला हम वो चीज तो लेस करेंगे ना रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। आपके लिए उस 1000 रुपए की चीज दुकानदार ने आपके लिए 900 लगा दी, तो आप 900 ही तो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे ना। आपको ट्रेड डिस्काउंट भारी वाला भरकम वाला मिला है तो आप उसे डिडक्ट करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को आप डिडक्ट करेंगे। क्वांटिटी डिस्काउंट, अगर आपने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में माल खरीदे तो आपको क्वांटिटी डिस्काउंट भी इवन मिलता है। कैश डिस्काउंट, अब कैश डिस्काउंट को कह रहे हैं टू बी इग्नोर्ड टू बी इग्नोर्ड टू बी इग्नोर्ड, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश डिस्काउंट को आपको इग्नोर करना है। अब इग्नोर करना है, क्यों इग्नोर करना है? हमने ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट को तो आप कह रहे हो कि हाँ भाई डिडक्ट करो डिडक्ट करो डिडक्ट करो, लेकिन कैश डिस्काउंट को कह रहे हो इग्नोर करो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये है इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस। अब हाँ है तो क्या, इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस है तो क्या, याद करो याद करो, लिमिटेशन याद करो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की एक लिमिटेशन थी, हमने देखा था डुप्लीकेसी ऑफ वर्क। डुप्लीकेसी ऑफ वर्क क्यों होता है? क्योंकि हमें रिकंसिलेशन की जरूरत पड़ती है। रिकंसिलेशन की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि हम कॉस्ट अकाउंट्स अलग बनाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स अलग बनाते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर इंक्लूडेड होती हैं और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो केवल कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो कैश डिस्काउंट भी एक ऐसी चीज है जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर ही रिकॉर्ड होता है। कैश डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन योर कॉस्ट अकाउंटिंग। तभी ये कह रहा है क्योंकि ये इंटरेस्ट और फाइनेंशियल चार्जेस हैं। देखो जो भी फाइनेंशियल चार्जेस होंगे, जो भी इंटरेस्ट से रिलेटेड चीजें होंगी ना, वो कभी भी आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कभी इंक्लूड नहीं होगी। इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस आर नेवर इंक्लूडेड इन योर कॉस्ट अकाउंटिंग। सो आपको मटेरियल कॉस्ट निकालते समय भी कैश डिस्काउंट आए बिल्कुल इग्नोर कर दो, कुछ नहीं करना, ना प्लस करना ना माइनस करना, यू हैव टू टोटली इग्नोर इट। आपको उसे पूरा इग्नोर कर देना है कैश डिस्काउंट को। नेक्स्ट इज सब्सिडी ग्रांट और इंसेंटिव। अगर आपको कोई सब्सिडी मिली है रिगार्डिंग, जैसे आप एलपीजी का सिलेंडर खरीद रहे हैं तो आपको कुछ सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, तो उसको भी आप डिडक्ट करेंगे। रॉड टैक्स, अब आप टैक्स दे रहे हैं, अब टैक्स देने से इससे कॉस्ट की प्रोडक्ट घटेगी या बढ़ेगी? थोड़ा अपना माइंड लगाओ। कॉस्ट टैक्स देने से कॉस्ट की प्रोडक्ट जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी, सिंपल ही है, तो इसको ऐड करो। ऑक्ट्रॉय एंट्री टैक्स, बिल्कुल टैक्स है, ऐड करो। सीएसटी ऐड करो जी। वैट, अब वैट को हम इधर इग्नोर करेंगे। इग्नोर कब करेंगे? इफ मींस कंडीशन। देखो इफ का मतलब होता है कंडीशन, मतलब एक कंडीशन अराइज हो गई, कंडीशन अराइज हो गई अगर मेरे को इनपुट क्रेडिट अवेलेबल होगा। अब ये इनपुट क्रेडिट क्या होता है? हमने तो पहली बार इनपुट क्रेडिट का नाम सुना है। आप पढ़ेंगे जीएसटी पेपर नंबर 4 जीएसटी, उसके अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट आप बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे, बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे। अभी आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आपको जस्ट अभी के लिए रिमेंबर करना है। अगर वो कॉन्सेप्ट होने के बाद आपको बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाएगा। चलो मैं थोड़ा बता देता हूँ वैसे इनपुट क्रेडिट होता क्या है। अगर आप कुछ सामान खरीदते हैं, आपने कुछ सामान खरीदा तो आपको कुछ क्रेडिट मिलता है, आपको कुछ क्रेडिट मिलता है रिगार्डिंग सेल करते समय। अगर आपने जो पहले रॉ मटेरियल खरीदा होता है उस पर आपको कुछ क्रेडिट मिलता है। ज्यादा डिटेल में तो मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको सिखा नहीं पाऊंगा, तो अगर आपको यहाँ पर आप इतना रिमेंबर जरूर कर लेना, अगर आपको इनपुट क्रेडिट अगर आपको अवेलेबल है तो आपको उसको टोटली इग्नोर करना, बिल्कुल इग्नोर कर देना। अच्छा, अगर इनपुट क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, अगर इनपुट क्रेडिट मेरे को अवेलेबल नहीं है, ये तो सिचुएशन होगी अगर मेरे को इनपुट क्रेडिट मिल रहा है, अगर मेरे को इनपुट क्रेडिट मिल रहा है तो आपको उसे इग्नोर करना है, बिल्कुल इग्नोर करना है। जैसे कैश डिस्काउंट को इग्नोर कर रहे थे, अगर इनपुट क्रेडिट मिल रहा है तो आप वैट तो आपको वैट को भी इग्नोर मार देना। अच्छा, अगर मेरे को इनपुट क्रेडिट नहीं मिला तो ऐड करो, टैक्स है, टैक्स सिंपली ऐड। सेम गोज विद सीएसटी आल्सो एंड अदर टैक्सेस आल्सो। अगर आपको उसका क्रेडिट मिल रहा है, अगर आपको उसका क्रेडिट मिल रहा है तो आप उसको इग्नोर करेंगे, लेकिन अगर आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा तो आप उसको ऐड करेंगे। नेक्स्ट इज एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी सिमिलर, सेम थिंग, इग्नोर करो अगर इनपुट क्रेडिट मिल रहा है तो, अगर इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो उसको ऐड करो। ओके, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी को भी आप ऐड करेंगे। बेसिकली कस्टम ड्यूटी इज आल्सो अ टाइप ऑफ टैक्स
रिगार्डिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब करते हैं ना तब कस्टम ड्यूटी लगती है, तो इस वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ेगी ही। इसके बाद है परचेज टैक्स। परचेज टैक्स को भी आप इग्नोर करेंगे। कब इग्नोर करेंगे? अगर इनपुट क्रेडिट अवेलेबल है तो। अगर इनपुट क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो ऐड करो सिंपली। डीमरेज, अभी डीमरेज क्या होता है? डीमरेज इज अ पेनल्टी imposed by transporter for not taking delivery। अब ट्रांसपोर्टर वाले भैया आए डिलीवरी देने के लिए, लेकिन आप थे ही नहीं, आपने डिलीवरी ली नहीं, तो वो आपके ऊपर पेनल्टी लगा देगा। वो पेनल्टी को हम डिमरेज कहते हैं। अब बेसिकली ये क्या है? एक एबनॉर्मल खर्चा है, एबनॉर्मल कॉस्ट। याद आया चैप्टर नंबर 1, एबनॉर्मल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज इन एडिशन टू नॉर्मल कॉस्ट। तो अब एक तरह की एबनॉर्मल कॉस्ट, और मैंने एबनॉर्मल कॉस्ट बताया था, उसे हम चार्ज करते हैं टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। तो ये एबनॉर्मल कॉस्ट है, इस एबनॉर्मल कॉस्ट को हम ऐड नहीं करेंगे। देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग में 2-3 चीजें अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखना। इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस को आपको इग्नोर करना है इन द कॉस्ट अकाउंटिंग, और जो भी आपकी एबनॉर्मल कॉस्ट होगी उसको भी आपको ऐड नहीं करना होता इन द कॉस्ट ऑफ परचेज। दीज 2 थिंग्स मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड। ओके, नेक्स्ट इज डिटेंशन चार्जेस और फाइन। ओके, डिटेंशन चार्जेस और फाइन बेसिकली ये भी आपकी एक एबनॉर्मल खर्चा है। यस, दिस इज ऑल्सो योर एबनॉर्मल कॉस्ट। तो मेरे को बताओ, इसको ऐड करोगे या इग्नोर करोगे? बिल्कुल इसको ऐड नहीं करना है, इसको इग्नोर मारो। पेनल्टी, पेनल्टी इज ऑल्सो नॉट टू बी इंक्लूडेड। एक तरह का ये भी आपका एबनॉर्मल कॉस्ट ही है। इंश्योरेंस चार्जेस, अब इंश्योरेंस चार्जेस को बिल्कुल आप ऐड करो। अगर ट्रांजिट के लिए पे किए हैं, बिल्कुल, अगर आपने उस ट्रांजिट के लिए पीरियड के दौरान अगर आपने कोई भी इंश्योरेंस चार्जेस पे किए हैं तो आप उसको बिल्कुल ऐड करेंगे। कमीशन और ब्रोकरेज पेड, आपने कुछ भी कमीशन दिया तो उसको भी आप ऐड करेंगे। फ्रेट इनवर्ड को भी आप ऐड करेंगे। कॉस्ट ऑफ कंटेनर, अब इसमें 2 सिचुएशन राइज होती है। अब कंटेनर मतलब वो टिन का डब्बा जिसके अंदर आपने सपोज ऑयल स्टोर किया। तो 2 तरह के कंटेनर होते हैं, वन इज रिटर्नेबल एंड सेकंड वन इज नॉन रिटर्नेबल कंटेनर। अब आप टिन का डब्बा आपको वापस नहीं करना, आप उसे वापस नहीं कर सकते। आपने ऑयल अपने अंदर मतलब आपने ऑयल क्या किया, आपने पलट लिया अपने सिंपल कंटेनर्स के अंदर, एंड आप उस कंटेनर को वापस नहीं कर सकते। याद करो, पहले क्या होता था, जो कोको कोला की जो कांच की बोतलें आती थी, आप उसे वापस कर सकते थे। आफ्टर पीने के बाद आप शॉप के पास जाते एंड उसको वापस कर देते। वो आपसे कुछ पहले रुपए ले लेता था एंड वो रुपए आपको वो वापस कर देता था। तो आप उसे वापस ही कर रहे हो, तो रिटर्नेबल कंटेनर, तो अगर एंटायर अमाउंट आपको वापस मिल रही है तो आप उसे कॉस्ट के अंदर ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, उसे कंसीडर नहीं करना। लेकिन अगर आप उसे वापस नहीं कर पा रहे हो, नॉन रिटर्नेबल कंटेनर जैसे प्लास्टिक की बोटल्स के अंदर जो कोक आती है, आप उसे वापस नहीं कर सकते, तो आप उसे ऐड करोगे इन द कॉस्ट ऑफ परचेज। क्लियर? ओके, यहाँ पर एक चीज और इसने बोली है, हाउएवर इफ एंटायर अमाउंट इज नॉट receive back, then only the shortfall is to be considered as cost of purchase। देखो, अगर मैंने रिटर्न करा, कुछ कई चीजें ऐसी होती हैं 50% रिटर्न हो गई, 50% रिटर्न नहीं हुई, तो क्या करोगे? 50% जो रिटर्न हो गई है उसको तो कंसीडर नहीं करोगे, लेकिन जो 50% नहीं हुई है उसको कंसीडर कर लोगे। तो अगर कोई भी शॉर्टफॉल होगा, वो 50% का जो शॉर्टफॉल है उसे आप कॉस्ट ऑफ परचेज के अंदर इंक्लूड कर लो। सिंपल सी बात है। So these are the certain things जो आपको याद रखना पड़ेगा रिगार्डिंग योर एग्रीगेट मटेरियल कॉस्ट निकालते समय। तो हम बेसिकली मटेरियल कॉस्ट निकाल रहे हैं। इधर हमने पहला स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया। दिस इज द बिगेस्ट स्टेप जो आपको कंसीडर करना है रिगार्डिंग वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। सबसे पहले आपको एग्रीगेट मटेरियल कॉस्ट लेनी है, आपको ट्रीटमेंट इन सारे आइटम्स का कंसीडर करना पड़ेगा। डेफिनेटली यू हैव टू कंसीडर द ट्रीटमेंट ऑफ दीज आइटम्स। ओके, नाउ मूव टू अवर सेकेंड स्टेप कहता है अब आपको अफेक्टिव गुड यूनिट्स कैलकुलेट करनी है। व्हाट इज अफेक्टिव गुड यूनिट? अफेक्टिव गुड यूनिट इज इक्वल टू टोटल यूनिट्स ऑर्डर्ड माइनस नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। अब आपने सपोज 1000 यूनिट्स मंगवाई and 10 are lost due to normal loss। normal loss are the losses जो normal condition के अंदर होते हैं। याद करो, वो सूरज को इवेपोरेशन हुआ था, पानी ऊपर भाप में उड़ गया था इन द फर्स्ट चैप्टर। सो वो नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस को बिल्कुल आप लेस करेंगे। अब आप कहेंगे अब नॉर्मल लॉस को क्यों नहीं कंसीडर कर रहे आप? अब नॉर्मल लॉस को आप कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि ये लॉस हुआ है, उसको आप डेबिट करेंगे इन द कॉस्टिंग P&L अकाउंट। तो ये चीज याद रखना, जब भी मेरे को अफेक्टिव गुड यूनिट निकालनी है, आप क्या निकाल रहे हो यहाँ पर? अफेक्टिव गुड यूनिट्स निकाल रहे हो, तो उसके अंदर जो भी आपने यूनिट्स ऑर्डर किए हैं उसमें से आप नॉर्मल लॉस को तो लेस कर दो, बिकॉज दीज आर द लॉसेस इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन। तो वही किया है यहाँ पर। नॉर्मल लॉस यहाँ पर क्या कह रहा है? गुड यूनिट्स एब्जॉर्ब द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज ड्यू टू नॉर्मल लॉस।
देखो गुड यूनिट एब्जॉर्ब्स द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज ड्यू टू नॉर्मल लॉस, मतलब जो अच्छी यूनिट्स हैं वो नॉर्मल लॉस को एब्जॉर्ब कर लेंगी। मतलब टोटल यूनिट्स में से आप जो गुड यूनिट्स हैं, अगर गुड यूनिट्स मेरे को निकालनी है तो उसमें से आप नॉर्मल लॉस को लेस कर देंगे। नॉर्मल लॉस कैन बी लॉस ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ बल्क, इवेपोरेशन एक्सेट्रा। एबनॉर्मल लॉस की अगर बात करूं, देखो स्टोरेज ड्यू टू एबनॉर्मल लॉस, जैसे अगर आपका मटेरियल मिस हैंडलिंग हो गई, पिलफरेज हो गया, तो इसको ये आपके एब्जॉर्ब नहीं करेंगे गुड यूनिट्स, नहीं बिल्कुल लेस नहीं करेंगे गुड यूनिट्स। लॉसेस ड्यू टू एबनॉर्मल लॉस को आप डेबिट करो इन द कॉस्टिंग P&L अकाउंट, इनको गुड यूनिट्स में से आप लेस नहीं करोगे, टोटल यूनिट्स ऑर्डर में से लेस नहीं करोगे अपने एबनॉर्मल लॉस को। यू विल ओनली लेस द नॉर्मल लॉस इन ऑर्डर टू गेट इफेक्टिव गुड यूनिट्स। तो अभी तक हमने स्टेप 1 में क्या निकाला? स्टेप 1 में हमने एग्रीगेट मटेरियल कॉस्ट निकाला, स्टेप 2 में हमने इफेक्टिव गुड यूनिट्स निकाला। अब हम स्टेप 3 में निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट। अब देखो कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, कॉस्ट पर यूनिट मतलब कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर दो, तो वही कर रहे हैं यहाँ पर हम। एग्रीगेट मटेरियल कॉस्ट जो हमने स्टेप 1 में निकाला उसको हम डिवाइड कर रहे हैं विद इफेक्टिव गुड यूनिट जो हमने स्टेप 2 में निकाला, तो इस तरह से हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। तो दैट्स द 3 सिंपल स्टेप टू गेट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। तो ये वाला आपका पोर्शन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी डिफिकल्टी हो देन यू कैन ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। एंड आपको ये सारे ट्रीटमेंट बिल्कुल डेफिनेटली लर्न करने पड़ेंगे, और कुछ करो ना करो ये ट्रीटमेंट जरूर आपको लर्न करने पड़ेंगे, और आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट कि हाँ अगर आपको क्रेडिट मिल रहा है तो आपको उसे इग्नोर करना है, अगर क्रेडिट नहीं मिल रहा तो उसको ऐड करना है। थोड़ा अगर आप सोच के करेंगे कि हाँ टैक्स है तो टैक्स से कॉस्ट बढ़ती है तो आप इसको ऐड करो। हाँ लेकिन अगर क्रेडिट मिल रहा है तो आपको कोई घाटा नहीं है। शॉपकीपर का अगर क्रेडिट मिल रहा है तो उसका कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं इंकर हो रही है, उसका कोई टैक्स नहीं लग रहा है, तो आप उसको इग्नोर कर दो, सिंपल सी बात है। और अगर आपको कोई सब्सिडी मिल रही है तो उसके वजह से आपकी कॉस्ट कम हो रही है तो उसको आप लेस कर दो। तो ये चीज आपको बिल्कुल कंसिडर करनी पड़ेगी। एंड देन आप इफेक्टिव गुड यूनिट निकालेंगे, टोटल यूनिट्स में से आप नॉर्मल लॉस को ही लेस करेंगे, आप एबनॉर्मल लॉस को कंसीडर नहीं करेंगे। एंड देन आप कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे बाय गेटिंग स्टेप 1 डिवाइडेड बाय स्टेप 2। ओके, now let's move to another question, which is why should a company ensure proper storage of raw material? अब कंपनी को ऐसी क्या जरूरत है कि वो अच्छे से रॉ मटेरियल रखे? ये तो आंसर आप खुद भी दे सकते हैं कि क्यों कंपनी को अच्छे से रॉ मटेरियल रखना है। द फर्स्ट पर्पस इज टू प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर अच्छे से संभाल के रखा ही नहीं, चूहे कुतर जाएंगे जी, खराब हो जाएगा सामान, पिलफरेज हो जाएगी। तो इन ऑर्डर टू प्रॉपर स्टोरेज इसलिए जरूरी है ताकि आप क्वालिटी को, जी आप क्वालिटी रॉ मटेरियल की इंश्योर कर सको। अगर आपने परचेज क्वांटिटी को अच्छे से स्टोर नहीं किया तो आपका मटेरियल खराब हो जाएगा, मटेरियल डिट्रॉइट्स हो जाएगा इन क्वालिटी, जिससे आप कंपनी को नुकसान होगा, घाटा होगा जी, घाटा लॉस होगा कंपनी को। तो इसलिए शॉप जो आपका स्टोर कीपर है, जो आपका स्टोर का रखवाला है, उसको बिल्कुल सेफ कस्टडी रखनी चाहिए रॉ मटेरियल की ताकि उसकी क्वालिटी मेंटेन हो रहे। ओके, नाउ स्टोर कीपर की अब ड्यूटीज क्या है? स्टोर कीपर की अगर ड्यूटी कहें तो फर्स्ट ड्यूटी तो यही होगी कि प्रॉपर स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल होना चाहिए। बिल्कुल प्रॉपर स्टोरेज उसे रखनी है रॉ मटेरियल की। देखो सेफ कस्टडी रखनी है मटेरियल की। यहाँ पर एक चीज और हमने देखा था कि ये परचेज रिक्विजिशन को भी इनिशिएट कौन करता है? स्टोर कीपर ही करता है जी। परचेज रिक्विजिशन को इनिशिएट करता है स्टोर कीपर ही, रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, वो कंट्रोल रखता है ओवर द स्टोर्स। बिल्कुल इश्यू करना मटेरियल को, MRN को याद करो, मटेरियल रिक्विजिशन नोट, स्टोर कीपर की ऑथराइजेशन है। स्टोर कीपर बड़े सारे डिपार्टमेंट्स को इश्यू करता है। मेंटेन एडिक्वेट लेवल ऑफ स्टॉक, ये स्टोर कीपर को एक एडिक्वेट लेवल ऑफ स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ेगा। एंड स्टॉक वेरिफिकेशन एंड रिकंसिलेशन का काम भी आपके स्टोर कीपर का होता है। ओके, अब मैंने बताया कि स्टोर कीपर को बड़े सारे रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करने होते हैं। तो ये क्या स्टोर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं? What are the different forms in which the store records have to be can be maintained? अब स्टोर रिकॉर्ड्स ना जी 3 फॉर्म में आप मेंटेन कर सकते हो जी। देयर आर 3 फॉर्म्स इन विच द स्टोर रिकॉर्ड्स कैन बी मेंटेन्ड। सबसे पहला है बिन कार्ड। अब बिन कार्ड क्या है? सुनो, बिन कार्ड नाम से ही पता चल रहा है बिन। बिन मतलब एक डब्बा। यस, दिस इज अ बॉक्स और अ कंटेनर जिसके अंदर आप मटेरियल रख रहे हो। आपने मटेरियल रखा किसी भी बॉक्स या कंटेनर में, आप इस पे क्या रखोगे? एक कार्ड लगा दोगे, एक पर्ची सी लगा दोगे उस बॉक्स में। सपोज एक कार्टन है, कार्टन पे आपने बाहर एक कार्ड लगा दिया। कार्ड पे आप क्या करोगे? आप डिटेल्स लिख दोगे
कि इतना मटेरियल हमारा आया है, इतना मटेरियल हमने डिपार्टमेंट को इशू किया है, इतना मटेरियल वापस हुआ है डिपार्टमेंट की साइड से, तो ये सब कुछ आप उस कार्ड के ऊपर बिल्कुल प्रॉपरली लिख दोगे। क्लियर? एंड देन स्टॉक कंट्रोल कार्ड, दिस इज द सेकेंड फॉर्म। एक तो हो गया बिन कार्ड, सिंपल सा एक बॉक्स और कंटेनर, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है स्टॉक कंट्रोल कार्ड। स्टॉक कंट्रोल कार्ड क्या होते हैं? बेसिकली ये रिकॉर्ड होते हैं। यस, दे आर द रिकॉर्ड कीपिंग डॉक्यूमेंट्स। ये जो स्टोर डिपार्टमेंट रिकॉर्ड कीपिंग डॉक्यूमेंट्स बनाता है ना, इसके अंदर हम रिसिट्स, इश्यूज, रिटर्न, ये सब कुछ लिखते हैं। इसके बाद है स्टोर लेजर। स्टोर लेजर क्या होता है? स्टोर लेजर, अब यहाँ पर आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? रिकॉर्ड कीपिंग डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आप सारी आइटम्स लिखते हो। आप केवल क्या लिख रहे हो? यू आर राइटिंग ओनली द क्वांटिटी। यहाँ पर आप केवल किस पे क्या लिख रहे हो? क्वांटिटी, क्वांटिटी लिख रहे हो जी। आप केवल क्वांटिटी, क्वांटिटी लिख रहे हो। जबकि यहाँ पर आप बोथ क्वांटिटी एज वेल एज कॉस्ट ऑफ स्टॉक रिसीव्ड, इशूड एंड डूज इन स्टॉक, दोनों चीजें लिखते हो। ठीक है? ये कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जी मेंटेन करता है। कौन मेंटेन करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। जबकि स्टॉक कंट्रोल कार्ड को स्टॉक डिपार्टमेंट, स्टोर्स डिपार्टमेंट मेंटेन कर रहा है, और स्टोर लेजर को कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू, कि कौन इनको मेंटेन करता है। देखो, इसको स्टोर डिपार्टमेंट मेंटेन करता है, इसको कौन मेंटेन करता है? इसको कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। ओके, इसके बाद आती है ये एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। सिंपली स्क्रैप कर दीजिए आप इसको अपनी बुक से। द एडवांटेज डिसएडवांटेज डिड नॉट यू नीड टू लर्न, सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओनली जो मेन चीजें हैं, या हम वैसे पढ़ तो सब कुछ ही रहे हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं पढ़ने की जरूरत है। यू जस्ट ओनली नो द फॉर्म्स ऑफ द स्टॉक कंट्रोल कार्ड्स। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। व्हाट इज इन्वेंट्री कंट्रोल? हाँ, इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, ये क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है। इन्वेंट्री कंट्रोल सेकंड जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था,